हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो लघु बीजार्धानी या पराग कोश का परिवर्धन के ऊपर वीडियो है और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें भी बहुत सारे आपकी टर्मिनोलॉजीज मिलेंगे, तो मेरा यह निवेदन रहेगा आपसे कि आप इसकी टर्मिनोलॉजीज को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और उसे नोट भी करिएगा तथा दिमाग को एकाग्र करके इस वीडियो को देखिएगा। स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने क्वेश्चन दिया था कि टेपेटम की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें केंद्रक कितने होते हैं, तो उसका सही जवाब यही है, एक से अधिक। दूसरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि जो बाहर की 3 परतें पाई जाती हैं परागकोश के, उनका क्या योगदान है परागकोश के लिए। तो उनका योगदान ये है कि वो परागकोश के प्रोटेक्शन में और साथ ही साथ उनके डिस्टेंस में मदद करती है, जिससे कि परागकण बाहर निकल सके। तो ये थे पिछले क्वेश्चन के आंसर। अब आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो जो है वो लघु बीजार्धानी या परागकोश का परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम और एंथर। स्टूडेंट्स, आप पिछले वीडियो में सब कुछ पढ़ चुके हैं कि एंथर कैसा होता है। वास्तव में शुरुआत में जो एंथर होता है वो एक गोलाकार सा भाग होता है। शुरू में जो है वो एक समूह होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का वो एक गोलाकार समूह होता है जिसके बाहर एपिडर्मल सेल्स पाई जाती हैं, अर्थात उसके बाहर एपिडर्मिस की एक परत पाई जाती है। परागकोश का जो डेवलपमेंट होता है वो आर्किस्पोरियल सेल से होता है और इसके डेवलपमेंट में बहुत सारी आर्किस्पोरियल सेल्स पार्टिसिपेट करती हैं। इस नाते इसका जो डेवलपमेंट होता है वो यूस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट कहलाता है। सबसे पहले क्या घटना घटती है, आइए देखते हैं। शुरू में परागकोश बाह्य त्वचा से घिरा विभाज्योतक कोशिकाओं का गोलाकार समूह होता है, यानी एक मास होता है। शुरू में ये विभाज्योतक कोशिकाओं का, यहां देखिए आप, इस तरह से विभाज्योतक कोशिकाओं का ये पूरा का पूरा मास है जो कि एपिडर्मल लेयर से ये घिरा हुआ है। एपिडर्मल लेयर से घिरा हुआ ये जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का एक कॉम्पैक्ट मास होता है, गोलाकार समूह होता है। सबसे पहले इसके मध्य में, मिडिल में क्या डेवलप होता है, कंडक्टिंग टिश्यूज का निर्माण होता है। सबसे पहले जो पहला काम होता है वो इसके अंदर कंडक्टिंग टिश्यूज का निर्माण होता है। इसके बाद चारों कोनों पर बाह्य त्वचा के ठीक नीचे, चारों कोनों पर आप यहां देख पा रहे होंगे, यहां पर आप थोड़ा सा फोकस करें तो पता चलेगा आपको कि यहां ये तो एपिडर्मल लेयर है, ये वाली कोशिका जो है, ये वाली परत जो है वो एपिडर्मिस की है और एपिडर्मिस के ठीक नीचे यानी हाइपोडर्मल रीजन में जो कुछ कोशिकाएं होती हैं, ये कुछ कोशिकाएं विशेषीकृत हो जाती हैं, कुछ कोशिकाएं डिफरेंशिएटेड हो जाती हैं, विशेषीकृत हो जाती हैं, आकार में वो बड़ी हो जाती हैं, उनका कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म काफी डेंस हो जाता है, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट हो जाता है, न्यूक्लियस बहुत ही स्पष्ट हो जाता है। अर्थात ये कोशिका अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती है, अन्य कोशिकाओं से अलग दिखाई पड़ती है और इन कोशिकाओं को नाम दिया जाता है आर्किस्पोरियल कोशिका। आर्किस्पोरियल कोशिका जो होती है वो एपिडर्मिस के ठीक नीचे हाइपोडर्मल रीजन में हर कॉर्नर पर बनती है। हर कॉर्नर पर देख रहे हैं आप, यहां पर भी बन रही है, यहां पर भी बन रही है, यहां पर भी बन रही है, यहां पर भी बन रही है। हर एक भाग में, हर एक कोने पर आर्किस्पोरियल सेल्स का डेवलपमेंट होता है या उसका निर्माण होता है, उसका फॉर्मेशन होता है। अब क्या होता है, आर्किस्पोरियल सेल में, आर्किस्पोरियल सेल जो होती हैं वो क्या करती हैं, पेरिक्लाइनल डिवीजन के द्वारा या पेरिक्लाइनल विभाजन के द्वारा बाहर की ओर प्राथमिक भित्ति और भीतर की ओर प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, बाहर की ओर क्या बना रही है, बाहर की ओर देखिएगा, बाहर की ओर प्राथमिक भित्ति कोशिका बनाती है और अंदर की ओर क्या बना रही है,
अंदर की ओर ये वाली जो कोशिका है इसको कहते हैं प्राइमरी स्पोरजिनस सेल या प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका बनाती है। बाहर की ओर क्या बन रहा है? प्राथमिक भित्ति कोशिका, और अंदर की ओर क्या बन रहा है? प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका बन रही है। किसके द्वारा बन रही है? ये जो आर्किस्पोरियल सेल थी, ये जो आर्किस्पोरियल सेल थी, मान लीजिए ये कोई कोशिका है, ये कोई कोशिका है, इसका ये केंद्रक जो है वो काफी प्रोमिनेंट हो चुका है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी काफी डेंस है। अब पहला जो डिवीजन होगा वो पेरिक्लाइनल होता है। पेरिक्लाइनल का मतलब पैरेलल। अब अगर ऐसे डिवीजन हुआ तो ये डिवीजन अगर होता है तो बाहर ये एपिडर्मिस है, तो एपिडर्मिस के पैरेलल होगा कि नहीं होगा? ये एपिडर्मिस के पैरेलल होगा। तो इस प्रकार से ये दो कोशिकाओं में डिवाइड हो जाता है। जो बाहर वाली कोशिका बनती है उस कोशिका का नाम है प्राथमिक भित्ति कोशिका, और ये जो अंदर वाली कोशिका बनेगी इस कोशिका का नाम है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल या प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। अब जो प्राथमिक भित्ति कोशिका है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार इसका डिवीजन होता है। प्राथमिक भित्ति कोशिका का फिर से पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल, अभी दो विभाजन। पेरिक्लाइनल तो समझ गए होंगे आप, और एंटीक्लाइनल का मतलब ये होता है वो 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, अर्थात इस प्रकार से। अब ये दो कोशिकाएं बन गई, तो ये बाहर की ओर कोशिका बन गई और ये अंदर की ओर कोशिका बन गई। अब इस कोशिका का फिर क्या होगा? एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा, और इस प्रकार से ये सो मेनी लेयर्स एंड सो मेनी सेल्स, बहुत सारी परतें और बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण करती हैं बाय दीज टू डिविजन्स, पेरिक्लाइनल डिवीजन एज वेल एज एंटीक्लाइनल डिवीजन के द्वारा। तो इस प्रकार से ये जो प्राथमिक भित्ति कोशिका थी, प्राथमिक भित्ति कोशिका में पेरिक्लाइनल डिवीजन और एंटीक्लाइनल डिवीजन के द्वारा क्या हो जा रहा है? बहुत सारी परतें बन जा रही हैं, और वो बहुत सारी परतें आप पीछे पढ़ चुके हैं। पहली जो बाहर वाली परत थी वो क्या थी? एंडोथीसियम की थी। एंडोथीसियम के अंदर मिडिल लेयर्स, और मिडिल लेयर्स के अंदर टेपेटम की कोशिकाएं, ये परतें बनती हैं। अर्थात आप इसको नहीं जोड़िएगा, ये तो बाहर की ओर पहले से ही पड़ी हुई है। ये एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा तो पहले से ही पड़ी हुई है, बाह्य त्वचा के नीचे ये घटना घट रही है। अर्थात यहां पर प्राथमिक भित्ति क्या ना, ये आर्किस्पोरियल सेल है, तो बाह्य त्वचा के नीचे ही तो है, एपिडर्मिस के नीचे ही तो है। तो अब इसमें डिवीजन होने से क्या क्या बना? तो एंडोथीसियम बना। क्या बना? एंडोथीसियम बना। और क्या बना? मिडिल लेयर्स बना, मिडिल लेयर्स। और क्या बना? टेपेटम बना। और क्या बना? ये टेपेटम। ये परतें आपकी बन गई, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर्स और टेपेटम बन गई। अब एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और ये एपिडर्मिस, ये तीनों मिलकर के परागकोश की प्रोटेक्शन का कार्य करते हैं, और साथ ही साथ उसके डिसेंस में भी मदद करते हैं। ये आप पीछे वाले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। बट टेपेटम का क्या कार्य है? तो टेपेटम तो स्पेशलाइज्ड सेल है, मैंने बताया था कि इसका भी साइटोप्लाज्म कैसा होता है? डेंस होता है, और साथ ही साथ इसकी सेल में एक से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये न्यूट्रिटिव होता है। ये डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को या लघु बीजाणुओं को पोषण देने का कार्य करता है। कौन? टेपेटम। तो ये दोनों और ये मिलकर के तीन परत हो गई, और यही तीनों परतें मिलकर के परागकोश के प्रोटेक्शन का कार्य करती हैं। साथ ही साथ परागकोश के डिसेंस का काम करती हैं, इंथर के डिसेंस का काम करती हैं, जिससे कि पॉलन ग्रेन वहां से रिलीज हो सके और फर्दर पॉलिनेशन में अपना कंट्रीब्यूशन कर सके। स्टूडेंट्स, अब इसके बाद क्या बचा? प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका जो होती है वो क्या करती है? माइटोटिक डिवीजन के द्वारा बीजाणु जनन ऊतक बनाती है। माइटोटिक डिवीजन के द्वारा, अर्थात ये वाली सेल, जो अंदर वाली सेल बनी है, ये वाली सेल जो होती हैं वो क्या करती हैं?
माइटोटिक डिवीजन करती हैं, समसूत्री विभाजन करती हैं, और समसूत्री विभाजन करके 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 इनकी कोशिकाएं काफी बढ़ती चली जाती हैं। और फिर मैंने आपको बताया था कि यहां पर क्या हो जाता है, सेंटर में होमोजीनियस कॉम्पैक्ट सेल बन जाता है, होमोजीनियस कॉम्पैक्ट सेल बन जाती है। और यही होमोजीनियस कॉम्पैक्ट सेल स्पोरोजिनस टिश्यूज कहलाता है। और ये स्पोरोजिनस टिश्यूज की हर कोशिका, एवरी सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यूज, स्पोरोजिनस टिश्यूज की हर कोशिका क्या करती है, पर लघु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह से कार्य करती है, या माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह से कार्य करती है। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है, जब अर्धसूत्री विभाजन की तरफ जाती है तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है, जिन्हें हम परागकण कहते हैं। और ये परागकण तुरंत ही टेट्राड के रूप में, चतुष्क के रूप में कैलोस के द्वारा जुड़ जाते हैं, और वो टेट्राड के रूप में वहां पर पड़े रहते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बाहर वाली परत जो है, वो जो प्राथमिक भित्ति कोशिका थी, वो लघु बीजाणु धानी की या परागकोश की संरक्षण परतें बनाती हैं। और जो अंदर वाली परत है, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, वो प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका माइटोटिक डिवीजन के द्वारा, समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर के कॉम्पैक्ट सेल, होमोजीनियस सेल बनाती हैं। उनको हम स्पोरोजिनस टिश्यूज कहते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यूज की हर कोशिका जो होती है, वो माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह से कार्य करती है। और माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह से कार्य करके क्या करती है, 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है, अर्थात परागकण का निर्माण करती है। क्या हुआ इसमें, देखते हैं। प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका क्या बनाती है, स्पोरोजिनस टिश्यूज बनाती है। अब ये स्पोरोजिनस टिश्यूज जो होते हैं, वो लघु बीजाणु मात्र कोशिका या माइक्रो स्पोर मदर सेल का निर्माण करते हैं। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होगा, मेयोटिक डिवीजन करेगा। मेयोटिक डिवीजन जब करेगा तो मेयोटिक डिवीजन के द्वारा 4 माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं, और ये फिर टेट्राड के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये संरचना बनने के बाद फिर अंत में एक पराग कोश का निर्माण हो जाता है, जो इस प्रकार से व्यवस्थित होता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ एक लघु बीजाणुधानी, एक लघु बीजाणुधानी, एक लघु बीजाणुधानी, एक लघु बीजाणुधानी, यानी कि इस पराग कोश के अंदर 4 लघु बीजाणुधानियों का निर्माण हो जाता है। अर्थात यहाँ भी एक लघु बीजाणुधानी बन जाएगी, यहाँ भी एक लघु बीजाणुधानी बन जाती है, यहाँ भी एक लघु बीजाणुधानी बन जाती है, और यहाँ भी एक लघु बीजाणुधानी बन जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल से क्या बन रहा है, आर्किस्पोरियल सेल से क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया का, या ये कह लीजिए कि परागकोश का परिवर्तन होता है, परागकोश का विकास होता है। स्टूडेंट्स, अब बारी है आज के सवाल का। तो मैं ये पहला सवाल पूछता है कि परागकोश का परिवर्तन किससे शुरू होता है। पहला सवाल, परागकोश का परिवर्तन किससे शुरू होता है। और दूसरा जो सवाल है वो ये है कि लघु बीजाणुओं का निर्माण किन कोशिकाओं से होता है। लघु बीजाणुओं का निर्माण किन कोशिकाओं से होता है। स्टूडेंट्स, आशा है कि आप क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो वीडियो को आप पास करिए, रोकिए, ध्यान से उसको सुनिए, समझिए। जब कई बार इसको आप देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे तो निश्चित है कि आपको एक आनंददायक फील होगा और आप उस विषय में, उस टॉपिक पर
अच्छा खासा ज्ञान अर्जित कर सकेंगे। ये वीडियो वास्तव में बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, ये जो कोशिक जगह खाली है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर खाली होता है, यहाँ पर भी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये हमने जल्दी जल्दी में छोड़ दिया था, आप इसको फिलअप कर देंगे। यहाँ पर भी उसी प्रकार की कोशिकाएं हैं जैसी कोशिकाएं ये सब हैं, तो इनको भी खाली नहीं रखना है, यहाँ पर भी कोशिकाएं बना दी जाएं। सेम सेल सेम साइज की कोशिकाएं होती हैं, होमोजीनियस सेल्स होती हैं, पहले आप पढ़ चुके हो, कॉम्पैक्ट थी। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा हम भर देते हैं। एक प्रकार की ये कोशिकाएं हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा और आप इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और मिलते हैं एक नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ, नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।